हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों एक ऐसे शख्स का बर्थडे है जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इनकी वीर गाथाएँ बहुत बार सुनी होंगी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, टीवी में बहुत सारी मूवीज़ आई हैं इनके ऊपर। तो इनका नाम है भगत सिंह। इनका एक फेमस कोट है जिसमें बोला गया है इनके द्वारा, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर इश्क में लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। द यूथ ऑफ दिस कंट्री शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रेट लेजेंड, ग्रेट लेजेंड। इन फैक्ट आप सोचिए कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दी और हमारे देश को आज़ादी दिलाई, वो एक अपूर्णीय, एक बिल्कुल आप उसको बोल नहीं सकते कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर ले, जो कुछ इन्होंने किया हमारे देश के लिए और हमें देश में अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, तो इनके बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशंस है। थोड़ा सा इनके बारे में जाके ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन दी है हमारे यूथ को आज तक। तो दोस्तों, ये था आज भगत सिंह का बर्थडे और उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मैंने ये कोट डाला है। आई होप यू लाइक दिस। उसके बाद आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, डोंट टेल पीपल योर प्लान्स, शो देम योर रिजल्ट्स। मतलब लोगों को ये मत बताइए कि मेरा ये प्लान है, ये मैं फ्यूचर में करूँगा, ये मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूँगा, ऐसे ऐसे ये करूँगा। आप उनको रिजल्ट शो करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी दिखती है दैट इज़ योर रिजल्ट। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा ले, आप कितने भी प्रैक्टिस ऐसे और मॉक टेस्ट की कर ले, लेकिन जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, जब तक आपका रिज़ल्ट में आप पास नहीं दिखाएंगे, जब तक आपका एक जो अल्टीमेट गोल वो अचीव नहीं हो जाएगा, तब तक लोगों को वो सब आपकी मेहनत नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये जो मोटिवेशनल कोट है अपनी लाइफ में आप बिल्कुल अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए और लोगों को अपने रिजल्ट से उनका मुंह बंद कर दीजिए। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो गया, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस कोट का एक इनहेरिटेंस है कि मैंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बार मैं जो ये सब चीज़ें सीखता हूँ कि मैं लोगों को सिर्फ आप अपने अपने रिज़ल्ट से शो कर सकते हैं कि आप जो रिज़ल्ट है। आप सचिन को कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार क्रिकेट में बाउंसर मारे जाते थे, बहुत बार बीमर तक मारे जाते थे, लेकिन सचिन कभी मुंह से नहीं बोलते थे। सचिन ने हमेशा अपने बैट से जवाब दिया है, क्योंकि वही एक मुफीद उनके पास कारगर हथियार था जिससे वो जवाब दे सकते थे। और आज की डेट में आलम यह है कि पूरी दुनिया उनको क्रिकेट का भगवान मानती है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, लेकिन आपकी क्वालिटी, आपका एक जो एटीट्यूड होता है, वही आपको दुनिया से अलग करके आपको भगवान बना देता है, और वो हैं द ग्रेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर। उसके बाद आज का अगर कोरोना अपडेट मैं आपको दूं, तो वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर है यूएसए, फिर है इंडिया, और इंडिया के केस हो गए हैं टोटल 60,73,348। इसमें से 50,13,367 पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं। और टॉप के स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब टॉप के स्टेट्स हैं। नंबर ऑफ डेथ्स की अगर आप बात करें कोरोना वायरस की वजह से, तो 95,574 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई है। आइडिया रखिएगा। फिर आज बात करी जा रही है इनसेन बिहेवियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से डिसीजंस दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक डिसीजन जो कटघरे में खड़े हो रहे हैं। और कई बार आप सोचिए कि जितने भी सरकार, मतलब जो जिसमें सरकार ऑपोजिशन में होती है, जिसमें सरकार को कटघरे में ठहराया जाता है, वो सारे डिसीजन सरकार की तरफ जो जा रहे हैं, उन्हीं सब से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की बाइज्डनेस पे आज क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है इस एडिटोरियल में हिंदू के। तो आइए डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में बहुत सारे रिपीटेड फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि एक केस अगर आप देखेंगे पीके घोष और जे राजपूत, जो 1995 में देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि क्रेडिबिलिटी इन फंक्शनिंग ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम एंड रीजनेबल परसेप्शन ऑफ द अफेक्टेड पार्टीज आर रेलेवेंट कंसिडरेशंस टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पब्लिक
कॉन्फिडेंस इन क्रेडिबिलिटी एंड इम्पार्शलिटी ऑफ जुडिशरी। मतलब जुडिशरी का काम है कि लोगों के लिए एक ऐसा संविधान के थ्रू एक ऐसा आप डिसीजन दें जिससे कि लोगों की क्रेडिबिलिटी है जो जुडिशरी है हमारी उस पर बनी रहे। लोगों, आप सोचिए कि हर जगह से जब आदमी थक हार के आता है तो वो आखिरी में जाता है कोर्ट के पास, और कोर्ट में भी अगर उसे सही न्याय नहीं मिलता तो लोगों का कोर्ट पे क्या ही विश्वास अब रह जाएगा। यही सारी चीज़ें बोली गई इस बेसिकली केस में, पी के घोष वर्सेस जी.जे. राजपूत में। इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली फॉर डूइंग जस्टिस बट ऑल्सो इंश्योरिंग जस्टिस इज सीन टू बी डन। मतलब लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ जस्टिस होना चाहिए, इनफैक्ट जस्टिस दिखना भी चाहिए। अगर कोई कल्प्रेट है, आप उसको कल्प्रेट को एक ऐसी एक नायाब सज़ा दो कि लोग बोले कि हाँ भाई देखो ये नज़ीर है, कि आपने जो जस्टिस किया है उसकी लोग सराहना करें, और पूरे उसका एक लोगों के अंदर एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, जिससे कि लोग एटलीस्ट वो जो क्राइम है, जो गलती है, वो करने से डरे। अगर अगर एक तरीके से बोले इन इट्स ओन वर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंटिनल पहरेदार ऑन द क्वी ऑन द अलर्ट एज रिगार्ड्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली ये कस्टोडियन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये कस्टोडियन है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी वॉल्यूशन करता है तो उसको पनिश करने का जो पूरा पूरा हक है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन एक तरीके से अभी कुछ ऐसे रिसेंटली केसेस देखने को मिले हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही एक इंसेन बिहेवियर नज़र आया है, बाइस्ड बिहेवियर नज़र आया है। कई बार प्रशांत भूषण जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्टली कमेंट भी कर चुके हैं कि कैसे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बिना हेलमेट लगाए एक बीजेपी का कैंडिडेट है उसकी गाड़ी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्वीट किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जो बोला है पिछले 2-3 जो चीफ जस्टिस रहे हैं उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन जिस तरीके से उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया और फिर उसमें जो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बैकफुट में आ गई, 1 रुपये का फाइन लगाया गया प्रशांत भूषण पे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस समय कितने एक अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे कि एक जो अभी हमारे 2017 में चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिनका नाम था J.S. खेहर, इन्होंने कोर्ट में एक तरीके से जो बोला है कि कोर्ट हैज़ इंक्रीजिंगली कम अंडर पब्लिक गजेट नॉट फॉर इट्स रोल एज प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर इट्स रिपीटेड फेलियर्स। कई जो चीफ जस्टिस रहे हैं उन्होंने ये एक तरीके से फेल होते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि कोर्ट में जो एक तरीके से जो कोर्ट का एक डिसीजन है, जिस तरीके का डिसीजन आना चाहिए बिल्कुल यूनिलैटरल डिसीजन आना चाहिए, ना किसी का उसमें पक्ष दिखना चाहिए ना विपक्ष दिखना चाहिए, और ऐसा डिसीजन आना चाहिए जिसमें किसी को भी ये ना लगे कि ये बाइस्ड डिसीजन है। लेकिन कई बार ऐसा होता हुआ जो नज़र आ रहा है ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। चीफ जस्टिस मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट बेंचेज एंड एलोकेट दोज बेंचेज इन अ मैनर विच टिल्ट्स द बैलेंस इन फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें बोला जा रहा है कि बेंचेस को इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि जो बेंचेस हैं वो सारे जो डिसीजन हैं वो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के पक्ष में ही होते हुए डिसीजन नज़र आते हैं। उन बेंचेस को इस तरीके से निर्धारित किया जाता है जिससे कि सारे डिसीजन जो हैं वो एक तरीके से सरकार के पक्ष में जाएं। अगर आप देखेंगे कुछ डिसीजन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहे हैं, वो है द नेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड द पीपल, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये सारे इन सब से इन जो सारे केसेस हैं इन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन जो भी सरकार ने काम किया है उनसे जहाँ पे भी सरकार ओपोजिशन में गई है, सरकार के एक तरीके से विपक्ष में जो एक विपक्ष खड़ा हुआ है उसमें भी सरकार एक तरीके से थम्स अप मेजॉरिटी के साथ अपने तरफ डिसीजन लाने में सफल रही है। तो इन सब के लिए सरकार को एक तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है वो सही नहीं है। जैसा कि अगर आप देखेंगे अयोध्या केस, रफाइल केस, बिरला सहारा केस, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक हादिया केस था,
इन सभी में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में गए हैं। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का एक तरीके से जो फेवर सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कितने अच्छे से काम कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिए कुछ इश्यूज़ को लेने से, जैसे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में जो सरकार ने बोला कि हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाएंगे और इसमें जो भी पैसा देगा और जो पैसा रिसीव करेगा उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करी जाएगी। तो ये जो ऐसा चीज़ थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक एक इसमें लेना चाहिए था, अपने आप से कुछ कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे डिसीजन में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। आर्टिकल 370 को प्रोरोक किया गया, हटा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसमें डिसीजन नहीं दिया। हेबियस कॉर्पस के कई बार ऐसे डिटेंशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी ऐसा एक तरीके से माइलस्टोन डिसीजन नहीं दिया जाता जिससे कि लोगों के अंदर जो एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो होता है उसको करने से लोग डरें। सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली हमारे देश में कंसिस्ट है, इस समय लगभग 34 जजेस हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें ऑल्दो इट जनरली फंक्शंस विथ अराउंड 30 जजेस ही काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे जो डाइवर्स बेंचेस हैं वो बेसिकली प्रिसाइड करी जाती हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर आप देखेंगे ये जो अरुण मिश्रा जो कि अब रिटायर हो गए हैं, इन्होंने आप देखिए अडानी ग्रुप आपने सुना होगा। अडानी ग्रुप के जो एक तरीके से गुजरात का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उसके जितने भी केसेस हैं वो आप सोचिए कि सारे के सारे 8 केसेस जो हैं जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं एक्स अरुण मिश्रा जी, उनके पास गए हैं। तो आप सोचिए कि सारे एक बंदे के सारे जो केस हैं वो एक ही पर्टिकुलर बेंच में पहुंच रहे हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अरुण मिश्रा के पास। तो कैसे आप ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हमारे जो भी केस में एक तरीके से विपक्ष है वो अपनी बात रख पाएगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने एक बाइजनेस दिखा रहे हैं, सारे डिसीजन अपने हाथ में लेते जा रहे हैं, तो कैसे आप ये चीज़ एश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही डिसीजन आने वाला है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में आपको बताऊं तो जितने भी हमारे संविधान से रिलेटेड जो केस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं, उसमें कम से कम 5 जजों की एक बेंच बैठती है मिनिमम। और इसमें अगर आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भी इसमें पर्पज़ ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143, प्रेसिडेंट के पास तो इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो उसको संविधान सम्मत सारी जानकारी हो, तो कई बार ऐसे डिसीजंस जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके का डिस्कशन करता है कि ये चीज़ में क्या इसका एंगल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है इसमें क्या कुछ करा जा सकता है। आर्टिकल वो जो 145 सेक्शन 3 है वो कहता है कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। किसी भी अगर ऐसा कोई केस है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो हमारे देश में जो बेंच है उसे डिसाइड करे कि कितने बेंच में कितने जजेस रहेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे फेलियर्स, यहाँ पे कुछ और फेलियर्स गिनाए जा रहे हैं जो कि जिसमें बताया जा रहा है कि जो कि इन्फ्लुएंस रहे हैं डिफरेंट बट डिस्टर्बिंग इवेंट्स इन्वॉल्विंग दीज चीफ जस्टिसेस। अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं काली खो पुल्स, इन्होंने सुसाइड कर लिया था, और इनके सुसाइड नोट में जो एक तरीके से एलिगेशंस हैं वो लगाए गए। 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए और इसके एविडेंस भी रहे हैं। लेकिन इसका जो एक तरीके से आप बोलेंगे जो पॉल्स की जो इनकी जो चीफ मिनिस्टर की जो वाइफ हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी एक इंक्वायरी कि चीफ जस्टिस JS खेहर और उनके जो कोलीग्स हैं उनको एक तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाए और उनसे एक तरीके से जवाबदेही मांगी जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस केस को पूरी तरीके बंद कर दिया और बोला कि इसमें किसी भी तरीके की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर अभी आप एक देखेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो बहुत ही मोस्ट हाइप्ड एक तरीके से जो मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का, उसमें उनका कोई भी जबकि सुसाइड नोट नहीं मिला था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके से जो चीफ जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI जिसे आप बोलते हैं, उसको ये केस सौंप दिया गया। और अगर आप देखेंगे क्या इस केस में जो चीफ मिनिस्टर ने अपना सुसाइड किया था जबकि एविडेंस थे,
तब भी ये केस क्या जो जो CBI है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्या इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए था? अगर इसको ट्रांसफ़र करते तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में आता। इस वजह से आप सोचिए कि डायरेक्ट केस जो है नहीं ट्रांसफ़र किया गया CBI को। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि यही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट था जिसने इंक्वायरी ऑर्डर करी थी लोया, BS लोया केस में, और उसमें भी कुछ खास देखने को नहीं मिला था। अल्टीमेटली उनके मरने के बाद उनके बेटे मीडिया में आके बोलते हैं कि हमें किसी तरीके से किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर और जो जुरिस्डिक्शन प्रेशर है वो सब रहा, जिस वजह से एक फर्म डिसीजन नहीं आ पाया और किसी जज की मौत हो गई। सेक्सुअल हरासमेंट का केस देखा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हैं, एक्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी के ऊपर, इनके ऊपर किसी महिला ने एक एलिगेशन लगाया था उनके ऊपर कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया। लेकिन आप सोचिए सबसे जो एक मज़े की बात ये रही कि इसमें पूरे टोटल प्रकरण में जिसने कंप्लेन करी और जो कंप्लेन सुन रहा था, कंप्लेन सुनने वाला ही उस बेंच का ओनर था। उस बेंच का जो एक तरीके से बेंच की सुनवाई जो है वो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई के द्वारा ही करी जा रही थी। तो ये तो हो गया ना नेचुरल जस्टिस का क्लियर वायलेशन। आप पे ही एलिगेशन है और आप ही उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ की कैसी श्योरिटी आ सकती है, कैसे श्योरिटी आ सकती है कि आप उस केस में बाइस्ड रहेंगे और अपने ऊपर ही कोई एलिगेशन लगने नहीं देंगे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और जिस तरीके से आप एक्स जो चीफ जस्टिस रहे हैं रंजन गोगोई जी, उनको अब जिस तरीके से जो राज्यसभा में MP बना दिया गया है नॉमिनेट करके, तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दायरे में आता है कि जिस तरीके से उन्हें MP बनाया गया, इसी तरीके से सारे चीफ जस्टिस जितने रिटायर होंगे वो अगर सारे डिसीजन जो हैं अगर सरकार के पक्ष में देते जाएंगे इस लालच में कि जब हम रिटायर होंगे तो हमें कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाएगा, या हमें कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, या हमें MP जैसे पद दे दिए जाएंगे, तो इस लालच में जो एक सरकार की मंशा है वो सीधे सीधे तौर पर सामने आती है। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ते रहिए और टेलीग्राम से मेरी स्लाइड डाउनलोड करते रहिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद।